नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं चुनावी मंथन। और चुनावी मंथन में आज बात हम करेंगे 4 जून के नतीजों के बाद जो 5 जून को बैठक होती है या 6 जून को बैठक हो रही है। इन दोनों दिनों में जो बैठक हुई, कल तो खैर नेता चुन लिए गए नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद जो हालात बदले, जो परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, एक तरफ टीडीपी की मांगे हैं, एक तरफ जेडीयू की मांगे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, छोटे दलों के साथ जब संख्या जोड़कर सरकार बनानी पड़ती है, ये जो प्लान है एग्जीक्यूट करने के लिए कि भाई सबको साथ कैसे लेके चलेंगे, इसको लेकर सोचा नहीं था अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। इस पर प्लानिंग नहीं थी। अगर आप पिछले कई दिनों से चीज़ों को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं तस्वीरों में बहुत बदलाव हुए हैं। वो जो 400 पार का नारा या 300 पार का नारा, उस नारे ने सदमे में डाला है नेताओं को, और अब खुल के अंतर्कलह भी सामने आने लगी है। कई नेता संगठन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सबसे परे जो एक लॉक बन के तैयार हुआ है, और वो एक लॉक नहीं, वो बल्कि डबल लॉक है। और आज हम उसी पर बात करेंगे, डबल लॉक में एनडीए सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण होना तय हुआ है। ऐसा अभी तय नहीं, लेकिन आधिकारिक इसकी जो पुष्टि है वो होना बाकी है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दरअसल इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सका है, इसलिए उसे सरकार बनाने और बचाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन 4 पार्टियों में कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। इनमें से टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती हैं और हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग कर रही हैं। इस लिहाज से टीडीपी को के 16 सांसद हैं, उन्हें 4 मंत्रालय चाहिए। जेडीयू में 12 सांसद हैं, उन्हें 3 चाहिए। शिवसेना, शिंदे गुट में 7 सांसद हैं और चिराग पासवान के पास 5 सांसद। इन दोनों को 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि ज़्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर पद पर टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन पद है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। बीजेपी इस ऊहापोह में कहीं ना कहीं सरकार कैसे बने, क्या है सियासी नजारा, इस रिपोर्ट को देखिए। अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला, यानी उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई, जबकि जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। माना जा रहा है कि केंद्र की नई सरकार सीसीएस यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश, ये 4 मंत्रालयों में सहयोगियों को जगह ना दे। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालयों को भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। अगर मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 के कार्यकाल को देखें तो सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले 2024 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा था। भारी उद्योग एवं पब्लिक इंटरप्राइजेज शिवसेना के पास रहा था। खाद्य प्रसंस्करण अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास रहा था। स्टील जेडीयू के पास रहा था।
वाजपेयी सरकार की बात की जाए तो उसमें उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक कानून एवं विधि, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, वन एवं पर्यावरण, स्टील, माइंस, रेलवे, वाणिज्यिक और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगियों के पास रहे हैं। अब फिर बीजेपी को सहयोगियों के आगे कुछ हद तक झुकना होगा। भाजपा अपने बलबूते सिर्फ 240 सीटें ही जीत सकी है। इस तरह उसके पास 272 के बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है, जबकि एनडीए घटक दलों की कुल 292 सीटें आई हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटें जीत कर आई हैं, जो कुल 28 सीटें होती हैं। यदि इन दोनों का साथ नहीं होता तो बीजेपी की सरकार बनने में मुश्किल आ जाती। 2014 और 2019 में भाजपा ने अपने दम पर ही बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया था। इस वजह से सहयोगी दल किसी भी तरह की कैबिनेट और मनपसंद मंत्रालय की मांग पर अड़े नहीं थे। लेकिन इस बार स्थितियां विपरीत हैं। बगैर गठबंधन के मोदी सरकार बन नहीं रही है, इसलिए सहयोगी दलों ने मांग भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सबसे ज्यादा मांग बिहार से आ रही है। जेडीयू के अलावा लोजपा, रामविलास और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने मनपसंद मंत्रालय की मांग रखी है। रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू की ओर से 5 कैबिनेट और राज्य मंत्री की मांग की गई है। इनमें से 3 मंत्रालय भी बताए गए हैं। वहीं लोजपा आर की ओर से कैबिनेट और राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय की बात कही जा रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने एक कैबिनेट मंत्री और सोशल जस्टिस मंत्रालय की मांग की है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यही डबल लॉक है। अभी तो मैं लोग बता रहे थे कि कुछ मांगे मान भी ली हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन उन सूत्रों पर कितना विश्वास है ये तो टीडीपी के लोग बता पाएंगे, जेडीयू के लोग बता पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है, जैसा आपने रिपोर्ट भी हमारी देखी, कि भाई पहले आज इससे पहले जो मंत्रालय दिए गए सहयोगी दलों को, वो मंत्रालय थे जिनकी रिपोर्टिंग बहुत कम थी। सच बात तो ये है। अब हो क्या रहा है कि जब आप उस स्थिति में नहीं हैं, तो जो बहुत चुनौतीपूर्ण फैसले लेने की बात कही जा रही थी आपके द्वारा, आप वो कैसे लेंगे? एक कहावत है कि जब आपका घर हो तो आप कुछ भी करिए, लेकिन जब आप किराए के घर में रहे तो बंदिशों का पालन करना पड़ता है। मुझे लगता है कि एनडीए की ये सरकार कुछ उन्हीं बंदिशों में घिरती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शैलेश सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। एस हनुमंत राव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपके बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं और माफ़ी चाहूँगा, जफ़र भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा जफ़र भाई, मुझे कमांड आई कि अभी आप नहीं जुड़े हैं। एस हनुमंत राव सर के पास चलूँगा। सर, साउथ इस बार मुझे लग रहा है कि पूरा कमांड सेंटर होने वाला है, क्योंकि लोग ये बता रहे गृह विभाग भी उन्होंने मांगा है। साउथ की राजनीति ने इस बार सच में भारत को बदला है, भारत की राजनीति को बदला है। नहीं, देखिए ये तो खैर एक ऐसा मंत्रालय है जो कि निश्चित रूप से सरकार अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय देने का मतलब है कि एक सरकार का एक ऐसा ताकतवर टूल सहयोगी दल को देना जो कोई भी सरकार पसंद नहीं करती है। और मुझे लगता है कि शायद इस पर भाजपा बहुत जल्दी निर्णय ना करे और कोशिश यही करेगी कि सहयोगी दलों को जिन मंत्रालयों का सीधा सरकार चलाने से नहीं बल्कि विभाग चलाने से है, वही मंत्रालय सरकार देना पसंद करेगी। गृह है, रक्षा है, संचार है, ये कुछ ऐसे अहम मंत्रालय हैं जो आमतौर पे कोई भी सरकार सहयोगी दलों को देना पसंद नहीं करती। जहां तक आपने दक्षिण की बात की और कहा कि इस बार कमांड सेंटर शायद दक्षिण होगा, तो देखिए जो टीडीपी है वो इस बात के लिए लगातार जोर दे रही है, दबाव बना रही है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष हो वो तेलुगु देशम पार्टी से हो, और उनकी ये भी मांग है कि एनडीए का जो कन्वीनर पद है वो टीडीपी को मिले। मुझे लगता है कि अभी पिछला अनुभव चंद्रबाबू नायडू नहीं भूले होंगे, जब टीडीपी के राज्यसभा सदस्य, 4 राज्यसभा सदस्य जो है वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में मिल गए थे, क्योंकि वो 2/3 से ज्यादा संख्या में थे। इसके कारण उन पर कोई दल बदल कानून भी नहीं लागू हुआ था। और जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हुए, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी दबाव में
टीडीपी के तमाम सारे राज्यसभा सांसद ये जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये ताजा घाव। और जब पिछली बार वाजपेयी जी के समय में एनडीए का सहयोगी दल था टीडीपी, तब भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद अपने पास में लिया था। जेएमसी बालयोगी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो मुझे लगता है कि सरकार में मंत्रालयों से कहीं ज्यादा जो टीडीपी की नजर है वो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर है, ताकि एक तरह से पार्टी में अगर भविष्य में कहीं कोई टूटन की संभावना होती है या लोकसभा का कोई गणित बनता बिगड़ता है, तो उसका कमांड जो है वो टीडीपी के पास में रहे, या उसका कमांड ऐसे लोकसभा अध्यक्ष के पास में रहे जो कम से कम भाजपा से ना आता हो। ये एक कोशिश जरूर टीडीपी करती हुई नजर आती। बिल्कुल, जैसे फैसले जो हैं वो अपने हिसाब से ले लिए जाएं। मैं जफ़र भाई के पास चलूँगा। जफ़र भाई, खुश आप नज़र आ रहे हैं, सरकार के आंकड़े को आपने पार कर लिया है, लेकिन यूपी में और सारी चीज़ों से थोड़ी सी जो लॉस हुआ वो कहीं ना कहीं सामने है। अब क्या हो रहा है उससे कि आपको दो ऐसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो टस से मस नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए गृह नहीं तो रक्षा चाहिए, रेलवे चाहिए, वित्त चाहिए, इस तरीके की डिमांड हो रही है। पहली बार है ऐसा कि नरेंद्र मोदी चेहरा हो और लगातार इस तरीके की डिमांड कोई उनसे कर पा रहा है। देखिए विशाल जी, वास्तविक तौर पे अभी सब कुछ सूत्र के आधार पे, व्यक्तिगत तौर पे किसी नेतागण ने या किसी पार्टी के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत तौर पे ना कोई ऐसी ऑफिशियल कोई बयान दिया है। सूत्र के आधार पे तो न जाने कितनी न्यूज चल जाती है। सूत्र के आधार पे तो अभी इंडिया जो है सरकार ही बनाने वाली थी, लेकिन वास्तविकता जो है, जो 9 तारीख को जो घोषणा होगी, जब मोदी जी शपथ लेंगे, वास्तविकता तब सबके सामने आएगी और हम एनडीए के घटक दलों को सबको सम्मान देंगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन सम्माननीय तौर पे किसी की व्यक्तिगत कोई मांग आई है या किसी को व्यक्तिगत कोई डिपार्टमेंट देना है, अभी इस तरह की कोई प्रस्तावना कहीं तय नहीं हुई है। हाँ, हम अपने घटक दल के साथ बैठक भी कर रहे हैं, हम चिंतन भी कर रहे हैं, हम मंथन भी कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको किस तरह से लाइन अप किया जाए और वो कैसे सरकार में अभिन्न अंग बनकर सरकार को सुचारू रूप से चला सके और सुशासन की राजनीति को हम आगे ले जा सके और पुनः मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम 2024 से 2029 तक की एक बेहतरीन सरकार चला सके और देश हित और समाज हित की बात कर सके। नहीं, ये तो ठीक है कि देश हित और समाज हित की बात आप करेंगे चूंकि उसी मुद्दे पर आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कितना आसान होने वाला है आप लोगों के लिए या कितना कठिन होने वाला है। 2 बार से फुल फ्लैश बहुमत के साथ आप लोग थे, तो आप लोग थोड़ा सहयोगी दलों को कम आंकते भी थे, मैं देखता हूँ। आपका जब मन किया, नहीं सुन तो लीजिए, फिर बाहर से आप जो सांसद लेके आए या पार्टी का कोई नेता लेके आए, उन्हें आपने एडजस्ट किया, फिर उन्हें भी वो मंत्रालय दिए जाते थे जिनका मुख्य भूमिका में कोई काम नहीं होता है। इस बार थोड़ी चुनौती है आप लोग के लिए भी। नहीं विशाल जी, देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक कुशल राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको बहुत अच्छे से अनुभव है तमाम उन परिस्थितियों में देश को संभालने का और अपनी पार्टी को एक अच्छे तरीके से लाइन अप करके चलने का। हम कहीं पे भी कहीं ऐसे जब मसले मसाइल आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं पे अगर मुझे बैकफुट पे जाना पड़ेगा तो हम पार्टी के लिए और देश हित के लिए हम कहीं पे कंप्रोमाइज करेंगे भी, लेकिन एक अच्छे सरकार चलाने के साथ साथ एक अच्छे शासनकाल को लेकर चलेंगे। और ये एनडीए कोई पहली बार इंडिया का अलायंस नहीं है। 14-19 में आपने जैसे कहा कि हमने बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स नहीं दिए, हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि कुछ लोगों को हमको समाहित करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही सरकार चलेगी और बेहतर से बेहतर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं देश हित में उसको परफॉर्म भी करेंगे। और हम दब के चलने वाली सरकारों में नहीं है, हम कठिन फैसले लेने वाली सरकारों में है और कठिन फैसले लेकर कैसे लीजिएगा कठिन फैसले, थोड़ा ये भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पूरे देश में कराएंगे, हम अग्निवीर पर पहले बात करेंगे, केसी त्यागी का बयान है ये, और इसी को तो रोकते आ रहे थे। ऐसा एक प्रस्ताव पहले भी आया था जब किसान आंदोलन का इश्यू आया था, तो यूसीसी पे राज्यों पे चर्चा करेंगे, ये सब चीजें हैं। ये तो आपसे बिल्कुल विपरीत है। वहां टीडीपी आंध्रा में 4% आरक्षण देने जा रही है। देखिए चीजें, और जिस आरक्षण की आप लोग बात कर रहे थे मंच से, आप ही के पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला कह रहे थे ना।
देखिए विशाल जी, चीजों पे मंथन भी होगा, हम साथ में बैठेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और चीजों को व्यवस्थित भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए समाहित होकर इस बार एक बहुत अच्छी सरकार देने वाला है। और देश के लिए जो कल्याणकारी नीतियां हमारे लिए बेहतर से बेहतर होगी, हमारे गठबंधन दल के नेता हमको जो सुझाव देंगे, हम उसमें चिंतन करके उसको उस प्रकार से व्यवस्थित करने बड़ा, की ये कोशिश मैं भी पहली करेंगे। बार आपको इतना चिंतन शब्द का प्रयोग करते देख रहा हूँ। आप कभी इतना चिंतन करते नहीं थे, आप बड़ा अच्छे से अपनी बातों को रखते थे। हम सीधे शैलेश सिंह के पास चलेंगे, चूंकि 99 सांसदों का आपने रिकॉर्ड छोड़ा, एक निर्दलीय भी आप शायद मुंबई से आए हैं, वो 100 सांसद तो लगभग हो गए हैं आपके पास, तो पहले तो 100 सांसदों की बधाई हो जानी चाहिए। लेकिन उसी बीच आज जो जयराम नरेश सवाल पूछ रहे हैं, जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार चलेगी कैसे, उन्होंने 4 सवाल पूछे। भाई मंत्रालय कैसे दोगे, केसी त्यागी के बयान को उन्होंने कोट किया। बड़ी बात तो यह है कि आप सरकार, जब आपके पास सब कुछ था तो आप भी ऑफर करके सरकार बना सकते थे, आप टीडीपी और जेडीयू के पास जा सकते थे। अनम्यूट कर लेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको। चलिए जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी नमस्कार। सर। प्रथम तो मोदी जी को कॉल्यूशन गवर्नमेंट चलाने का अनुभव है नहीं, और ये सरकार 3 से 6 महीने से ज्यादा चलने वाली नहीं, और हम लोग उसी इंतजार में हैं कि जब भी हम सरकार बनाएंगे और एक स्थिर सरकार देने का काम करेंगे। अभी जो जेडीयू और टीडीपी का मांग है, उस मांग को पहले मोदी जी पूरा तो कर ले और उनके साथ सरकार चला ले, ये मोदी जी का अनुभव नहीं कहता है। क्योंकि उन्होंने जब भी मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल, और उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई है। वाजपेयी जी में एक अनुभव था कि वो कॉल्यूशन गवर्नमेंट चलाते थे और सबकी बातों को मानते हुए और स्थिरता से सरकार उन्होंने चलाई थी। मनमोहन सिंह की भी सरकार स्थिरता से चली थी, सबकी बातों को रखते हुए और एक मिनिमम प्रोग्राम बनाते हुए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हुए उन्होंने सरकार चलाई थी। मगर मोदी जी जिस तरह से अहंकारी सरकार है, जिस तरह से तानाशाही से उन्होंने सरकार चलाई है, और सभी अच्छा, दलों को वाजपेयी जी अच्छी मिलाकर सरकार वो चलाते तो सरकार गिरा क्यों गई, चलाएंगे। गिरा क्यों दी थी आप लोगों ने? हाँ, चलने देते उनको, सरकार गिराई भी तो वाजपेयी जी की आप ही लोगों ने। नहीं, हम तो जरूर चाहेंगे भाई, विपक्ष में हम चाहेंगे ही कि भाई हम सरकार गिराए और हम अपनी सरकार बनाए। अभी तो हम चाहते हैं कि भाई पहले मोदी जी सरकार बना ले, स्थिर हो जाए, और उसके बाद हम अस्थायी सरकार देश को देने जा रहे हैं। 3 से 4 महीने में मोदी जी खुद ही पस्त होकर के सरकार से हाथ छोड़ लेंगे और जाकर के वो सरकार चलने वाली नहीं। क्योंकि भाई वो गृह मंत्रालय देंगे, वो रेल मंत्रालय देंगे, वो वित्त मंत्रालय देंगे, वो शिक्षा मंत्रालय देंगे, वो स्पीकर का पद भी देंगे। अगर इतने सारे दे देंगे तो फिर मोदी जी करेंगे क्या? तो इसलिए जाकर के अभी सिर्फ देखने वाली बात है। और अच्छा, हम आपके लोगों ने पास जो अगर जनता से आप वादा किया संपर्क है, कर रहे हैं, अगर आप ही के पास ये ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे? आप तो डिप्टी प्रधान पीएम का पोस्ट दे चुके हैं, आप ही लोग ने तो देखिए, ऑफर अभी किया था हमारे तरफ नीतीश से कुमार चर्चाएं को। चालू नहीं हुई है। अभी हमारे तरफ से चर्चाएं चालू नहीं हुई है। हमारे गठबंधन दलों ने अभी स्थिर रहने का फैसला किया है, और सारे दलों से जब हमारी मीटिंग हुई है, कांग्रेस की मीटिंग हुई है, तो यही तय हुआ है कि अभी जाकर के देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में हम हैं। हमने अभी किसी को भी किसी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया है। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये खुद ही टूट करके हमारे साथ मिलने वाले हैं। तो हम स्थिर सरकार बनाएंगे, देश से हमने वादा किया है, देश की जनता से हमने वादा किया है, और एक स्थिर सरकार कांग्रेस देने जा रही है भविष्य में, और हम लोग सरकार बनाएंगे, स्थिर सरकार बनाएंगे। और इनकी अस्थिरता खुद ही दिखेगी कि जाकर के धरातल पर के 3-4 महीने में ये जो खटपट होगा, मोदी जी का अहंकार के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। उन्होंने राजनाथ सिंह को माला से निकाल दिया। वो मैं की भावना से चलते हैं, वो हम की भावना से नहीं चलते हैं। अरे ऐसे तो इसलिए आपके नेता हम ने की भी कई भावना बार से किसी को चलिए। निकाल दिया, किसी को धक्का दे दिया। अभी छोटी छोटी चीजें नोटिस करेंगे आप। देखिए, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसके विचार और उसके हाव भाव से ही दिखता है। मोदी जी ने ही कहा था कि हम रंग से जाकर के व्यक्ति का कपड़े के रंग से जाकर के उसका व्यक्तित्व पहचान लेते हैं। कल मोदी जी हरा हरा पहने थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा निखर कर आ रहा था, और वो कॉल्यूशन गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये कितना सफल हो पाते हैं।
वो तानाशाही की सरकार को हमने पहला धाराशाही किया है, भारत की जनता ने धाराशाही किया है कि उस तानाशाही सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है, और उसी जनता के भरोसे हम सरकार बनाएंगे। 3 से 6 महीने के अंदर हम लोग स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। चलिए, ना घोड़ा दूर ना मैदान, 3 महीने 4 महीने जितना भी आप बता रहे हो उतना हम लोग वेट कर लेंगे। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपने दोनों पार्टियों को सुना, हनुमंत सर को भी सुना। क्या लगता है महेंद्र जी, जो ये बातें विपक्ष कर रहा है कि 3-6 महीने में हम कुछ कर गुजरेंगे, या जैसे जफर भाई कह रहे हैं कि हमारी सरकार ये चलेगी और प्रॉपर जैसे चलती है वैसे ही चलेगी? दोनों पार्टियां हैं, अपना अपना तो रखेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, और रखना भी चाहिए, अपने अपने दावे करने चाहिए। लेकिन जो नॉर्मली जो देखने को मिलता है, जो बड़ी पार्टी होती है और जब कोलिशन में जाती है तो अपने जो छोटे पार्टनर्स होते हैं, और खास तौर पर ऐसे पार्टनर्स जिनके के नाराज होने से सरकार के बने रहने या ना रहने का मतलब अलग होता है, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू बार्गेन करेंगे। और बीजेपी भी ये चाहेगी, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सरकार कहीं भी किसी भी मौके पर ऐसी स्थिति आए कि सरकार गिर जाए। तो निश्चित तौर पर उनकी डिमांड्स को मेरा मानना है कि माना जाएगा, और वो कोई ऐसी डिमांड्स भी नहीं रखेंगे जो कि सरकार मांगने। सीसीएस की बात है, सीसीएस वैसे कोई सरकार नहीं देना चाहती, लेकिन एक आधी मंत्रालय हो सकता मिल जाए। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी सीसीएस में जैसे मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री बनाया था, तो ऐसे ही ये सरकार भी हो सकता है एक आधा मंत्रालय दे दे, जिससे कि वो एक रिप्रेजेंटेशन दिखे। लोकसभा अध्यक्ष देने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हो सकता है वो दे दे, वो पहले भी दे दिया जा चुका है, वो में बहुत बड़ा इशू होने वाला मुझे लग नहीं रहा कि होगा। हाँ, वो मिनिस्ट्री तो नहीं देंगे ऐसा लग रहा है, मिनिस्ट्री की डिमांड भी नहीं होंगी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई करेगा, कोई ऐसा ये लोग मैच्योर तो है नहीं। अच्छा, मुझे लगता है जैसे हनुमान सर ने कहा कि अपनी पार्टी को भी सिक्योर करना है उन्हें, और ये तो जिसके लिए भी होगा एक बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि भाई कल को ऐसे 4 राज्यसभा सांसद ही चले गए थे, उससे भी आक्रोश है, और कहीं गठबंधन। एक चीज और भी आई निकल के कि टीडीपी ने कहा हम बाहर समर्थन देंगे, ऐसी भी खबरें हैं। नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा है कि हम साथ में लड़े हैं और हम सरकार में साथ में रहेंगे, गठबंधन में वहां भी लड़े और यहाँ भी, और पता नहीं मीडिया ये क्यों कयास लगा रही, इस तरीके उनका साफ बयान था। चंद्रबाबू नायडू बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो इस तरीके की हल्की बात नहीं करते हैं। वो पहले कन्वेनर भी रह चुके हैं एनडीए के अटल के समय में, और हो सकता है अभी इसमें भी एक कोई कन्वेनर बनाया जाए और उसके बाद इनमें से किसी एक को, बड़े नेता को रखा जाए, जिससे कि पूरी पार्टी को एकजुट कर सके। निश्चित तौर पर इसमें एक बात जो चेंज आया है ये गठबंधन की पॉलिटिक्स के लिहाज से, कि मोदी जी जो पहले उनके ऊपर जो आरोप लगता था कि वो कैबिनेट की भी नहीं सुनते थे, और अपने जो उनका अपना हर एक मुद्दे पर अपना व्यू होता था, अपना विचार होता था, वो फैसला उनका अपना होता था, पार्टी या संगठन से कोई विचार विमर्श नहीं होता था, अपने सहयोगियों से भी नहीं होता था, और ब्यूरोक्रेट्स के बलबूते पे सरकार वो चलाते थे, ज्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेट्स पे करते थे। जिस तरीके से आप देखोगे विदेश मंत्री भी ब्यूरोक्रेट्स को बनाया, तो ये एक रेल मंत्री भी ब्यूरोक्रेट को बनाया, तो इस तरीके की उनके ऊपर आरोप, मतलब आरोप क्या, उनके ऊपर एक इस तरीके का विपक्ष इस तरीके का आरोप लगाता। तो इस बार क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट में इस सरकार में बदलाव आएंगे, और ये सरकार थोड़ा सा और ज्यादा जो सोशल इशूज हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, हो सकता है कुछ समय में आपको दिखे कि पेट्रोल के दाम कुछ नीचे आने वाले, आपको लगे 1-2 रुपए की राहत मिले, या गैस में 1-2 रुपए की राहत, मतलब 200 रुपए की राहत मिले, मतलब मूल्यों पर खास तौर पर जो महंगाई बढ़ती है उस पर लगाम लगने की कोशिश है। हो सकता है ये सरकार इस बार करे, जो पहले नहीं सुनते थे, पहले कहते थे कि ठीक है मार्केट डिसाइड करता है पेट्रोल क्या रेट होगा क्या नहीं होगा, इस बार इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। एक कॉमन मिनिमम हो सकता है, एक एजेंडा बने, उस एजेंडे पर सरकार चले, और जो इसका संयोजक बने वो उस चीज को ध्यान रखे। मोदी जी भी कल का बॉडी लैंग्वेज देखिए तो वो उस तरीके का बिहेवियर नहीं है जिस तरीके का उनका पहले बिहेवियर होता था। वो चाहे वो आप उनके, जब वो अपने हेडक्वार्टर्स गए और वहां पर भी देखिए उनके बदलाव उनके अंदर, तो मोदी जी जानते हैं कब उनको बहुत
इस तरीके का दिखाना है कि वो बहुत ही पावरफुल है और कब उनको अपने सहयोगियों को लेना है। कई बार आप देखिए पुराने से पहले भी जैसे एसडी देवेगौड़ा से जब मिलते थे वो, तो वो बहुत उनकी रिगार्ड्स करते थे। तो मोदी जी का जो पब्लिक अपीयरेंस है बड़े नेताओं के साथ में, वो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एरोगेंस है। हाँ, अपनी पार्टी के साथ निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के वो सर्वोच्च नेता हैं, तो अपनी पार्टी के किसी आदमी को अपने फ्रेम में भी नहीं आने देना चाहते, नहीं आते हैं। लेकिन बाकी जब नीतीश जी से मुलाकात करते हैं, नीतीश जी से जब रैली में बात कर जाते हैं, तो उनका चेहरा हंसी मजाक करते हुए इस तरीके के फुटेज आपको मीडिया में देखने को मिलेंगी। तो ये एक है, मुझे नहीं लगता और उनके यही चलाने में कोई अगर दिक्कत होगी। ये कंटिन्यू रही ये चीज़ें, तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा भी, क्योंकि आरोप ही लोग यही लगाते हैं कि भाई वो थोड़ा दूरियां बन जाती हैं उनसे जब मिलने जाइए। हाँ, वो सुनते नहीं है किसी के, बिल्कुल। अपने फैसले एक तरफा फैसले लेते हैं। इसमें बड़े नेता भी, पार्टी के बड़े नेता भी अचंभित होते थे कई बार ऐसे फैसलों से उनके। तो वो निश्चित तौर पे वो वापस से अब इस तरीके की चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू और कोलिशन के जो भी लोग हैं, उनका एक दबाव इस सरकार पर रहेगा। और ये इस और दबाव मेरा में कैसे सरकार चलाएंगे, और पहली बार इंटरनल दबाव के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इस पर आपका जवाब लेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे किसी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बदलाव लाया गया है। हमारे साथ हनुमंत राव सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आरोप इतने लगे थे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि भाई सुनते नहीं हैं, अपने 2-4-6 IAS हैं, वो रिपोर्ट लेते हैं सबकी और वो ले जाके पेश करते हैं। लेकिन अगर ये सच में ऐसा है तो इस बार तो सरकार चलाने, क्योंकि दबाव इंटरनल बहुत होने वाला है, उस तरीके से आप अपनी बातों को मुखर तरीके से थोड़ा रखने से पहले 4 लोगों से चर्चा विचार विमर्श करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अभी तक आपने, हमने या भारत की जनता ने देखा, वो ऐसा व्यक्तित्व देखा जहां बहुत ही एजर्टिव व्यक्तित्व हमने देखा। बहुत ही ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो सबको सबसे चर्चा करना, या बहुत लोकतांत्रिक व्यक्तित्व हमने नहीं देखा। देखिए क्या होता है कि वाजपेयी जी को शुरू से यह मालूम था कि हमको एक कोएलिशन की गवर्नमेंट चलानी, और हर आदमी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके आए थे, तो हो रहा था कि मोदी जी को कभी अनुभव नहीं है प्रधानमंत्री के पद का, और कैसे चलाएंगे क्या है, उन्हें केंद्र में शासन का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से 10 साल सरकार चलाई। भारत की जनता ने उनको 10 साल मैंडेट दिया, और अब तीसरी बार भी एक तरह से फ्रैक्चर्ड है, लेकिन मैंडेट दिया है। तो जब परिस्थिति उस तरह से आएगी तो कहीं ना कहीं जब समझौते करने पड़ेंगे तो वो करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ऐसी दिक्कत मुझे दिखाई देती है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भी सहयोगी दल है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ 2-2 दल, जो आपने एक हेडलाइन दी है, विमर्श का एक विषय रखा है कि डबल लॉक में सरकार, तो डबल लॉक बिल्कुल, ये बहुत तगड़ा डबल लॉक लगा है कि उधर जेडीयू के भी समर्थन की आवश्यकता है, इधर चंद्रबाबू नायडू के भी समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे दल दबाव में इधर उधर होते रहते हैं। तो 2 ऐसे बड़े सहयोगियों को साध कर रखना होगा, और ये दोनों सहयोगी कहीं ना कहीं से भाजपा की विचारधारा से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिल्कुल, चाहे वो आरक्षण का मसला हो माइनॉरिटीज को आंध्र प्रदेश में, या तमाम सारी इनकी अपनी मांगे होंगी जो पिछले 10 साल से दोनों राज्य जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, और जो इनके विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी वो जायज भी है कहीं ना कहीं से। बिहार का विभाजन हुआ, बिहार के पास में जो रिच मिनरल्स और ओर्स वाली जो जमीन थी वो झारखंड में चली गई। बिहार की आज 1/3 जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। लिहाजा बिहार अगर मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा तो उसमें कोई गलत नहीं है। उसी तरह से आप आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो आंध्र प्रदेश में भी जब विभाजन हुआ तो तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत खुद इस बात का वादा किया था कि 5 साल का जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
जिसपे बाद में जो वहां के स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, ये अवधि कम है, कम से कम 10 साल होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के सामने भी और बिहार के सामने भी आज स्टेट के हित के हिसाब से जो विशेष राज्य के दर्जे की उनकी मांग है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया तो फिर उड़ीसा में भी यह मांग उठ सकती है, अन्य राज्यों में भी, अन्य प्रांतों में भी उठ सकती है। लेकिन जहां तक आंध्र प्रदेश और बिहार की बात है तो ये कोई दबाव की रणनीति के तहत वो मांग रहे हो ऐसा नहीं है, ये उनका राइट है। स्टेट्स का बाइफर्केशन हुआ है, स्टेट्स आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है देश। अब आंध्र प्रदेश का विभाजन के बाद में जो भी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट थी वो तेलंगाना में चली गई। जो 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था हैदराबाद, वो मतलब जो पूरे अविभाजित आंध्र प्रदेश का कोहिनूर था, वो तेलंगाना में चला गया। और अब आंध्र प्रदेश जो है वो प्राइमरीली एक एग्रेरियन स्टेट बन के रह गया है। तो ऐसे में जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक सेंट्रल फंडिंग नहीं बढ़ेगी और जब तक टैक्स कंसेशन नहीं मिलेंगे, तब तक ये राज्य इंडस्ट्रियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आंध्र प्रदेश के ऊपर तो एक दबाव ये भी है कि उनको अपनी नई राजधानी का निर्माण करना है। 10 साल बिल्कुल। पूरे हो गए हैं राज्य को बने हुए, अभी तक नई राजधानी नहीं बन पाई है। तो ये नई राजधानी बनाना भी एक बहुत खर्चीला काम है। मोदी सरकार से उस तरह का सहयोग पहले 2 टर्म्स में नहीं मिल पाया और शायद यही वजह थी कि जब चंद्रबाबू नायडू मोदी से अलग हुए तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि ना तो स्पेशल पैकेज मिला था, ना ही स्पेशल स्टेट का जो है स्टेटस मिला था। तो ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल हैं, ये ऐसे मौजूद सवाल हैं जहां जिसका ताप और दबाव इन क्षत्रपों को अपने राज्य में भी झेलना होगा। ऐसा नहीं कि इनके लिए ये केक वॉक है, बिल्कुल। क्योंकि राज्य की जो जनता है वो पूछेगी कि साहब आपने पहले भी मोदी जी का समर्थन किया, आपने पहले भी एनडीए का हिस्सा बने आप, और आज आप फिर से उनको क्या कहते हैं समर्थन देने जा रहे हैं। तो विशेष राज्य का जो दर्जे की मांग जो आंध्र प्रदेश या बिहार के प्रत्येक नागरिक की मांग है, उसको लेकर के आप कितना संजीदा हैं, उसको लेकर बिल्कुल। के आप राज्य अगर के सरकार मुद्दे भी से हावी होने वाले हैं। जी, अगर आप सरकार से मंत्रालय जी। मांगते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो जनता के हित के लिए विशेष राज्य का दर्जा है उसको क्यों नहीं मांगा? तो ये इसका जवाब तो इन लोग को स्टेट में अपने अपने जनता को देना पड़ेगा, या वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि जो भी ये दोनों दल हैं ये बीजेपी को समर्थन उसी कीमत पर देना पसंद करेंगे जिस कीमत पर ये राज्य में अपनी एक टिकाऊ सरकार चला सकें और फिर से राज्य में सत्ता में आने के बारे में। बिहार में तो 25 में चुनाव है, तो अगर नीतीश बिहार में कंटिन्यू करते हैं या केंद्र में नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको अगले साल जो है जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से जवाब दें? तो ऐसा और नहीं है मुद्दे कि क्या इनके होंगे? लिए भी मुद्दे कोई तो बहुत यही आसान मांगे है। जा रहे थे सर, मुझे याद है 20 का चुनाव 2020 में मुद्दे यही थे कि हम केंद्र से पैकेज लेके आएंगे, हम सारी। बिल्कुल। और 25 में अगर यही मुद्दे फिर से दोहराए जाएंगे तो सरकार, फिर जनता पूछेगी कि आप तो अब केंद्र में भी पहुंच गए हैं। शशिकांत त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, इस डबल लॉक को कैसे मजबूत कर पाएगी? फिर फिलहाल ये लॉक लग तो गया है, लेकिन ऐसा मजबूती एनडीए को करनी होगी बीजेपी को कि वो कोई लॉक से बाहर ना जा सके। और लॉक लग भी गया है तो काफ़ी चीज़ें बाधित भी हो गई हैं उससे। हमको मालूम रहता है कि हम किस चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, वहाँ जो एंकर बैठा है उसकी मानसिकता क्या है और फिर वो हमसे किस तरह के प्रश्न पूछेगा और हम उसके जवाब कैसे। तो जब इतना छोटे समय में आधे घंटे में हमें इतना सारा साइकोलॉजिकली सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या स्टेटमेंट। और जब आप ऐसी दो बेमेल लोगों को बिठालते हैं, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों का जो हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो वो हिस्ट्री बीजेपी की आइडियोलॉजी से और उसकी आइडियोलॉजी एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है और सिकुलर आइडियोलॉजी है। और जो 17 साल का अलायंस तोड़ा था जेडीयू ने, मोदी, उसका प्रोमिनेंट पॉइंट था कि वो कैंपेन कमेटी के कन्वीनर क्यों बनाया गया और उसके बाद फिर वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो जिनका बेसिस उस
व्यक्तिगत भी विरोध है, आइडियोलॉजी का विरोध है। अब आकर के आप एक टेबल पे बैठ गए और ये एक बार विरोध नहीं हुआ है, आप आ गए हैं फिर चले गए। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कब आपका झगड़ा हो जाएगा, किस प्रश्न को लेकर के, किस बात को लेकर के हो जाएगा, ये अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये तो सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अब आवाज़ आई। तो पहले भी चंद्रबाबू नायडू ने ये स्पेशल स्टेटस की मांग की है और इसको बिल्कुल ठुकरा दिया गया था, नहीं माना गया था। अब कैसे मान लिया जाएगा? माना जाएगा तो क्या उसके लिए बजट है? आने वाला बजट बताएगा कि उसमें प्रोविजन होता है या नहीं होता है। वित्त मंत्री कौन होगा, ये इस पर भी निर्भर करेगा। फिर प्रपोजल्स क्या आएंगे, फिर नया डिमांड आएगा। दूसरा जो इनका घर है, आपको अपना घर भी देखना होता है। वहां पर आप एक्चुअली सेकुलर पार्टी हैं और आपका तेलुगु नेशनलिज्म भी है, आइडियोलॉजी में है। तो राज्य के जब आप केंद्र की आइडियोलॉजी से मैच करने को जाते हैं तो भले आपका स्टेटमेंट डायलॉग कुछ भी हो कि वो जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर भी वोट नहीं दिया वो गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। सर आपकी आवाज़ बार बार ब्रेक हो रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जफ़र भाई के पास चलते हैं। जफ़र, कैसे, कितना आसान होगा आपके लिए? एक तरफ टीडीपी का, मैंने आपको बताया ना, 4% उस आरक्षण की बात जिसके लिए प्रधानमंत्री अमित शाह और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे कि सब कुछ छीन के एक वर्ग को दे देंगे, और बाकायदा नाम लिया मुसलमानों का। और वो 4% आरक्षण, जाति जनगणना का विरोध किया, लेकिन जब से नीतीश कुमार आए वो उन्होंने उस पर बयान देना बंद किया गया। अग्निवीर को लेकर जो है उसको लिए केसी त्यागी कह रहे हैं इस पर समीक्षा होगी। यूसीसी आपके मैनिफेस्टो में है, सारी चीज़ें उसको कह रहे हैं राज्य में जब तक बात ना हो, मुझे लगता है तब तक पहले राज्यों से चर्चा हो। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले विशाल जी, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता का जवाब देना चाह रहा हूँ जिन्होंने बोला कि हम लोग 3 महीने वेट कर रहे हैं, 6 महीने वेट कर रहे हैं। न सूत न कपास और सबको है प्रधानमंत्री बनना वाली पार्टी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात कर रही है, जिसमें आपस में सबको ही, भानुमति के कुनबे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन एनडीए के घटक दल ने अपना सर्वमान नेता और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही माना और उसके बाद उनपे ही अपना यकीन जाहिर करते हुए ये सरकार 9 तारीख को शपथ भी लेने वाली है। और तमाम जो मसले, जैसे आपने बताया कि यूसीसी का इशू है, आरक्षण का इशू है, तमाम उन मसलों पे अगर हमारा घटक दल चाहता है कि हम उन पे मंथन करें तो हम वास्तविक तौर पे मंथन करने को तैयार है। हमारी पार्टी कभी हठ धर्मिता के आधार पर नहीं चली। इससे पहले किसान आंदोलन में भी हम बैकफुट पे एक बार आए थे और हमने उन तमाम कानूनों पे पुनः मंथन करने के लिए मौके दिए। तो इस तरह की जो परिस्थिति बनाई जा रही है, जो लोगों का ज्ञान दे रहे हैं, जो बड़े बड़े जिनका बागमती के कुंभे में से जो ज्ञान आ रहा है कि 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, आश्वस्त रहिए, हम 5 साल रहेंगे और पुनः अगले 5 साल के बाद आपको फिर से विपक्ष में भेजेंगे, क्योंकि ये मोदी का जो कुशल नेतृत्व है ना, ये सबको समाहित करना जानता है, ये तमाम नियत और नीति को अपनी आधारशिला पे रखना जानता है और ये जानता है कि अच्छा सरकार जफर भाई, कैसे आपको चलेगी। नहीं लगता सिर्फ सस्ता के लिए हो रहा है? मैं ये नहीं कह, पॉलिटिकल पार्टी से काम यही है, लेकिन आप एक बात बताइए, जिस आरक्षण को लेकर आप पूरे देश में घूम घूम के चिल्लाए, उस आरक्षण पर आपका ही घटक दल जब वो करेगा तो आप जवाब कैसे करेंगे? आप अपने आप को कैसे फेस करेंगे? एक बड़ा सवाल ये उठता है। तब मंगलसूत्र कहां जाएगा? तब वो 4 कमरों के घर में एक कमरा कहां जाएगा? ये भी बात तो है। विशाल जी, कभी कभी राजनीतिक किसी तरह के परिप्रेक्ष्य में दिए हुए बयानों को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे किसी आदमी को अपने आप ऊपर उसको इनरोल नहीं कर लेना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें राजनीतिक मंच पे कही भी जाती हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें आपने पहले भी सुनी भी है, देखी भी है, समझी भी है। तो अब बात यह है कि अगर हमारे घटक दल ये चाहेंगे कि किसी चीज में संशोधन करने की आवश्यकता है, किसी चीज को हटाने की आवश्यकता है, तो हम ससम्मान उस पर मंथन करेंगे और ससम्मान अगर ऐसी कोई
परिस्थिति बनती है तो हम अपनी सरकार और अपने देश के विकास के लिए तमाम उन चीजों पे अपने आप को अगर बैकफुट पे जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। लेकिन देश को मजबूत हाथों में रखने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व हमारे पास है, हमारे एनडीए के घटक दल ने नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता चुना है, तो यकीनन इस बात पे आश्वस्त रहिए कि नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में तमाम उन मुद्दों का भी हल होगा और तमाम उन चीजों पे जिस पे बहस है, जिसमें आज हम सूत्रों के हवाले से बात कर रहे हैं, नहीं यकीनन सूत्र उसका नहीं, मैं वास्तविक पूछ रहा हूं, जवाब भी मैं मिलेगा। सूत्र पे बातें, अब तो मंगलसूत्र पे पूछ रहा हूं। मंगलसूत्र के बयान पर वो 4 कमरों में एक कमरा चला जाएगा, वो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी चली जाएगी, इस पर चुनाव लड़ा गया ना एनडीए से, भाजपा से। पर मैं इन आपको सब अपना पर इन पक्ष सब पर इन सब पर क्या लागू होगा? ये बातें हटेंगी, ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, ये व्यक्तिगत हो सकती हैं, ये राजनीतिक मंचों के बयान हो सकते हैं। जब एक बयान पर एक 28 जुलाई की घटना पे पूरा सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए चिल्ला चिल्ला के एक महिला सांसद कहती है, तब वो व्यक्तिगत बयान कह के जैसे आप कह रहे हो वैसे वो कर देते तो शायद मामला खत्म हो सकता था। देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल स्पष्टता अपना जवाब दे रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो राजनीतिक मंच पे एक नए परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए होती है और वास्तविकता से उसका वास्तविक तौर पे कोई भी मतलब नहीं होता। अरे एक बार कहा जाता है ना, एक बार। अब आपका एनडीए पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप कह रहे हो कि ये राजनीतिक मंचों पे बात है। अभी ये आप 272 होते ना तो हाँ कहा था, अब ये आपका ही बयान होता ये आप ही के शब्द होते कि हाँ हम लोग कह रहे थे और ये हो जाता अगर हम सरकार में ना आते। अब आपकी सरकार है तो आपको सरकार बनानी है, तो आपको जेडीयू भी अच्छे लग रहे हैं, वरना यही जेडीयू के लिए जो नीतीश कुमार जब सीएम थे तो क्या क्या कहा गया, यही मुरेठा बांध कर सम्राट चौधरी ने कहा था मुरेठा जब उतरेगा जब हम नीतीश को बिहार से बेदखल कर देंगे, यही कहा था ना उन्होंने। टीडीपी के लिए क्या क्या कहा, रेड्डी जो वहां मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या क्या कहा, तब भी कुछ कोई बयान नहीं। आज उन्होंने 8 सीटें आपको दिला दी विधानसभा में तो आप जय जय कर रहे हैं, आज वो दोस्त हो गए। देखिए जय जय नहीं होती, राजनीति में कोई किसी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता, विचारधारा की लड़ाई होती है, मंचों के एक अलग तरीके के राजनीतिक बयान होते हैं, जिसका मैं लगातार आपको वही चीज बोलूंगा फिर आप ये कहेंगे कि ये दोस्ती हो गई। ये हमारे पीपल अलायंस के दल है, इसमें हमारा कोई नया दल, नया घटक दल अभी एड ऑन नहीं हुआ है। हम इनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं और इनके साथ हम बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हैं कि हमको कैसे काम लेना है, कैसे इनके साथ मंथन करना है और कैसे वास्तविक तौर पर उसको जमीन पे उसको लागू करना है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली और मैं अपने सम्मानित कांग्रेस के नेता को बता दे रहा हूं 2029 तक भी ऐसे ही विपक्ष में आपको बैठना है, यकीन रखिए, क्योंकि मोदी जब तक भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए विपक्ष तैयार है, वो विपक्ष में ही रहना है। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं शैलेश सिंह जी, बताइए। अब आप लोग को 2029 तक विपक्ष का इन्होंने रोक कर रखा है, बताइए। अब आप लोग कह रहे हैं 3 महीने 6 महीने, वेट एंड वॉच की स्थिति में आप कब तक रहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, कम से कम दुनिया तो सुन ले, वैसे भी जनता नहीं सुनती। ये वक्त बताएगा कि 3 महीने नरेंद्र मोदी सरकार चला पा रहे हैं या 6 महीने सरकार चला पा रहे हैं। पहले तो उनको बधाई हो कि उन्होंने सरकार शपथ लेनी है, पहले वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना ले। नरेंद्र मोदी जिस तरह से अहंकारी तरीके से वो सरकार चलाते हैं, उनको कॉल्यूशन गवर्नमेंट चलाने का एकदम अनुभव नहीं है। और ये बात तय है कि वो सरकार को ज्यादा दिन तक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा था कि विचारधारा की लड़ाई है, वो कौन सी विचारधारा थी? मंगलसूत्र वाली। आखिर टीडीपी क्या 4% आरक्षण दिला पाएगा जो उन्होंने जनता से वादा किया है? और जो मोदी जी ने वादा किया था, जो बता रहे थे कि वो मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, वो जमीन छीन कर ले जाएंगे, ये क्या मोदी जी छीनने देंगे? या तो टीडीपी अपना वादा निभाएगी जनता के साथ में, या तो फिर मोदी जी वादा निभाएंगे। इस देश के जनता को बताना पड़ेगा। रही दूसरी बात नीतीश कुमार जी के, तो क्या भाजपा ने नीतीश कुमार जी का डीएनए चेक कर लिया? क्या अब उनके फेवर का डीएनए आ गया है? तो ये डीएनए वाली बात बिहारी कभी नहीं भूल सकता है, और बिहारी ने इस चुनाव में उन्हें चखाया है मजा और दिखाया है कि बिहारी डीएनए वाली बात भूलने वाला नहीं है। और ये देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि हम सरकार कैसे बना रहे हैं और कैसे स्थिर सरकार देंगे। हमने माताओं से वादा किया है कि 8,500 गरीब माताओं को हम देंगे और ये हम अपना वादा पूरा करेंगे। हम 15 लाख की तरह जुमला नहीं देते हैं कि 15 लाख हर घर को देंगे जाकर के। तो हम लोग अग्निवीर पर भी हमने बात किया है। क्या नीतीश कुमार जातीय जनगणना पर अपना बात कायम रखेंगे? ये भी देखने वाली बात है कि भविष्य में कि क्या मोदी जी जातीय जनगणना का विरोध करेंगे,
तो अभी बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो कि टकराहट आएगी, और ये जल्द ही ये टकराहट दिखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके मोदी जी चल पाएंगे, ये बड़ा असंभव सा लगता है। अच्छा, आप कैसे चलाएंगे? अगर आप आ गए तो आप कैसे चलाएंगे? देखिए, हम लोगों ने तो मनमोहन सिंह की सरकार को 10 साल चला करके दिखाया है कि किस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकार चलती है, और कांग्रेस इस तरह की सरकार को चलाने का एक अनुभव है, सारे उनके नेता अनुभवी हैं, और ये धरातल पर दिखेगा कि किस तरह से हम सरकार चलाते हैं। मोदी जी के अहंकार में सरकार नहीं चलने वाली है, और 3 से 6 महीने में यह सरकार दिखेगी। इस बात को लिख कर रख लीजिए कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और स्थिर सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, मैं फिर से शशिकांत सर का रुख करूंगा, शायद अब कुछ ऑडियो ठीक हो गया हो। शशि सर, आपको आवाज आ रही होगी। आपने मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अब सर प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है। जी, देखिए क्या है, मुझे कह रहा था कि जब बजट आएगा तब मालूम चलेगा कि वित्त मंत्री कौन है और किसको कितना शेयर मिलता है, किस स्टेट को क्या मिलता है। खास करके चंद्रबाबू नायडू क्या है, अपनी इस मांग को बदल देंगे कि वो इसको स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। इसी बात पर कन्फ्रंटेशन था, और ये डिमांड बिहार कमोबेश कर रहा था। जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजी है। कुछ जैसे चंद्रबाबू नायडू भी प्रो बिजनेस और प्रो डेवलपमेंट है, ये बीजेपी से मैच करता है उनका। तो प्रो डेवलपमेंट और प्रो बिजनेस अब आजकल सब सरकारें हो गई है, तो नीतीश कुमार भी उस पर तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो हमारे ओल्ड स्कूल वाले जो मुद्दे हैं, जिनमें रिजर्वेशन है, जिसमें SC ST आते हैं, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आता है, जिसमें हमारे मुस्लिम्स आते हैं, इन पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अभी वो जफर साहब ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम बैकफुट पर आ जाएंगे, ये एडवर्टाइज बहुत बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें बैकफुट पे आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको कोलिशन में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो आप नहीं ले सकते हैं। इस डिस्कशन का लबोलुआब ये है जो कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि मोदी जी का टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पे आ जाए, और बाकी हम सब जानते हैं कि वो नहीं आते हैं, नॉर्मली तो नहीं आते हैं। तो ये कोलिशन में रोज अगर झगड़े होंगे तो फिर मीडिया यहाँ पर उछालेगा, मुद्दे मिलेंगे हमको, आपको टॉपिक मिलेंगे पत्रकारों को कि आज इस बात पे झगड़ा हुआ, आज इस बात पे झगड़ा हुआ। तो जब ये बातें बाजार में आएंगी, फिर पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, राज्य कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ ज्यादा अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। बहरहाल ये है कि इस सरकार को एक बहुत मजबूत विपक्ष मिला है, जो कि डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात है। और जो अभी तक ये चल रहा था कि जो है उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है, क्योंकि हमारा देश जो है ना मल्टी कल्चरल स्टेट बिल्कुल है, बिल्कुल तो सर। उसका स्टेट का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब तक नहीं बनेगा, एक एक सहमति नहीं बनेगी, और ये बजट से, अभी बजट भी आना है, बजट से पहले बनना बहुत जरूरी है। विपक्ष क्या करेगा, वो किन किन चीजों पे JPC डिमांड करेगा, किन किन चीजों पे क्या डिमांड करेगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं बहुत ठोस बात है। अभी तो शपथ लेने दीजिए, फिर फ्लोर टेस्ट होगा, उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, वी डोंट नो। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी सिर्फ मुझे लगता है भारत देश है और कयास है, बड़ा, अभी सिर्फ कयास लगाया अभी जा अभी तो सकता हम है। लोग सब एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। और हमने जैसा देखा है, अनुभव किया है कि सरकारों में मतभेद हो जाते हैं और फिर वो सरकारें टूट जाती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट चल नहीं पाती। फिर अभी और भी ये चल रहे हैं कि अभी और लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो अभी देखिए क्या है, बहुत भारत में देखिए, भारत देश बहुत ही सुंदर और खूबसूरत देश है। हमारे देश की विशेषता ये है कि हम लोग जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं, और इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी अभी तक सरवाइव कर रही है। पार्टी कोई भी हो, कोई भी शासन करे, डजेंट मैटर। तो अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बड़ा रोचक खबरें हम लोगों को मिला करेंगी, रोचक रिएक्शन मिलेंगे। और अभी जो ऐसा लगता था कि अब ठीक है, हम भाग्य भरोसे चल रहे हैं, या एक ही व्यक्ति के भरोसे चल रहे हैं, एक ही पार्टी के भरोसे चल रहे हैं, और एक ही तरह की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, तो थोड़ा अब आनंद थोड़ा ज्यादा आएगा अभी अभी आने वाले वक्त में। बिल्कुल। अब थोड़े जो सेशन होंगे पार्लियामेंट के, वो भी देखने में मजा आने वाली है। महेंद्र सिंह जी। जी जी जी। मैं जफर नकवी साहब को थोड़ा सा मदद कर दूं इनकी। जैसे 4% जो रिजर्वेशन की बात का जो सवाल उठ रहा है, और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता अवेयर नहीं है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस चीज का। दरअसल जब जनसेना और बीजेपी के साथ TDP ने घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसमें 4% आरक्षण की बात कही नहीं थी, उस मुद्दे को ही हटा दिया। तो इन लोगों को ये लेना चाहिए, लेकिन ये लोग इस चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों।
और दूसरी चीज ये है, जो सबसे खूबसूरत चीज ये रही है, राहुल गांधी ने भी आज कहा कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष मजबूत है तो अब जब, जैसे आज जो शेयर मार्केट के मौके पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब जेपीसी की मांग कर रहे हैं और जेपीसी बनानी पड़ेगी। मतलब दबाव इतना हम डालेंगे, बनाएगी नहीं बनाएगी सरकार उसके ऊपर है। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव की यही खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष आया है। और विपक्ष को निश्चित तौर पर सरकार बनाना तो देखिए सभी का काम है, बनाना है क्या, प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है, आज से ही जिस तरीके से प्रहार करना शुरू किया, यही चाहिए। विपक्ष को सरकार को घेरने का काम ही है उसका उसका मेन काम यही है कि उसको सरकार से सवाल पूछने हैं, हर मुद्दे पे सवाल पूछना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। तो जो कांग्रेस ने शुरुआत की है ठीक है, उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं वो तो बात की बात है, सवाल पूछना जरूरी है। जब मजबूत विपक्ष होता है तो सरकार भी अपने ट्रैक पर चलती है और फैसले लेने से पहले कंसल्टेशन होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, सालों साल बैठे रहे, अभी भी आप देखोगे पंजाब की तरफ जाओगे तो किसान बैठे हुए हैं। तो जो मुद्दे एड्रेस करने चाहिए, जब विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार फिर उन मुद्दों को एड्रेस करती है, स्टेक होल्डर से बात करती है। और बिल्कुल। इस बार कम से कम विपक्ष मजबूत है, कांग्रेस को उस भूमिका में आना चाहिए, विपक्ष की अगुवाई बहुत जोर शोर से करनी चाहिए और पूरे विपक्ष को अपने साथ रखना चाहिए। अभी जैसे केजरीवाल की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है, तमाम चैनलों में ये चल रहा है, उनके नेता को कहते हुए कि हमारा अलायंस लोकसभा चुनाव तक था, अब उसके आगे हम विधानसभा चुनाव में हमारे साथ अलायंस नहीं रहेगा, एनडीए से वो एक घटक बाहर निकल गया। अगर आप इंडिया ब्लॉक को मजबूत रखना चाहते हैं और विपक्ष की भूमिका बहुत असरदार तरीके से निभाना चाहते हैं तो सारे दलों को एकजुट कीजिए। और एक कोई जो जो नेता इसकी अभी लोकसभा में, हो सकता है राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए कि विपक्ष की तरफ से एक वो विपक्ष के नेता के तौर पर वहां अपनी बात रखें। तो अगर ये भूमिका भी कांग्रेस निभा लेती है अच्छे से तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की जीत है और सरकार को ट्रैक पर लाने में, ये लोग रखने में कामयाब रहते हैं तो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा इंडिया ब्लॉक, वही मैंने पहले भी कहा कि इंडिया ब्लॉक में भी अगर पहले तो सारे नेताओं को एक होकर एक नेता चुनना होगा। सर फाइनल कमेंट हनुमान सर आपसे लूंगा मैं। जी देखिए, ये बात तो सही है कि एक विपक्ष को अब एक बहुत ही मजबूती मिली है, चाहे वो संख्या बल के आधार पे हो या जनता का समर्थन हो। तो मुझे लगता है कि जैसा महेंद्र जी भी कह रहे थे कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेपीसी की मांग की शेयर मार्केट के मुद्दों पे, तो ये ठीक है, ऐसे मुद्दे जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो संसद में, संसद के बाहर मजबूती से रखे जाएं और सरकार या सरकार के जो घटक दल हैं वो भी उसका संज्ञान लेकर के जब सरकार से सवाल करेंगे तो हमारे सामने एक लोकतंत्र की एक अच्छी मजबूत तस्वीर जो है प्रस्तुत होगी। और मुझे लगता है कि जो लगातार पिछले 10 वर्षों से हम महसूस कर रहे थे कि देश का विपक्ष बहुत कमजोर है या जो सत्तारूढ़ दल था वो विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए जो आगे बढ़ रहा था या उसकी वकालत कर रहा था, आज देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र की जो जड़ है वो बहुत गहरी है। कुछ नेताओं के आकांक्षाओं से वो जड़ हिलने वाली नहीं है और भारत का लोकतंत्र इसी तरह से मजबूत रहे, यही हम लोग कामना कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में राजनीति के बड़े चटक और मतलब ऐसे रंग दिखेंगे बिल्कुल, जिसके लिए भारत का लोकतंत्र जाना जाता है, मुझे लगता है कौतूहल का भी विषय रहेगा और एक नए रंग तरह का स्वाद भी मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। जफर भाई आप कुछ इशारा कर रहे थे, मैं देख नहीं पाया, सॉरी। जफर भाई आप अनम्यूट कर लीजिए और जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करें।
मैं शशिकांत द्विवेदी जी के एक वक्तव्य पे अपनी बात रख रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम बैकफुट पे जाएंगे। वी स्टेप बैक व्हेन द इशू वाज ऑफ फार्मर वेलफेयर। हम ऐसे नहीं बैकफुट पे जाएंगे, हम अपनी टीम के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज टीम को काम करेंगे और ऑर्गेनाइज टीम के साथ बहुत अच्छे से देश के विकास की बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बी एज अ बैकफुट टीम, वी आर नॉट गोइंग टू बैकअप। हम अच्छे से काम करने वाले और हम अच्छे से देश को सुशासन के साथ चलाने वाले हैं। इसमें कहीं पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना पीछे हटने की जरूरत है और ना एनडीए के घटक दल किसी को पीछे करने वाले हैं। हम सब साथ मिलकर ही देश की बात करेंगे। जी बिल्कुल। अब तो ये देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण हो जाता है उसके बाद जब पहला सेशन होता है, फ्लोर टेस्ट, तमाम चीज़ें हैं, उनको लेकर एनडीए इस डबल लॉक को कितना मजबूत कर पाता है, या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पद विभाजन में कहीं ना कहीं जो मंत्री पद बटेंगे या मांगे जा रहे हैं, उनको लेकर कोई खबर आ सकती है। तो फिलहाल चुनावी मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।